नमस्कार। साहित्य कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, देश प्रेम को नफरत का औजार बना देना, झंडे और दूसरे प्रतीकों तक सीमित कर देना वास्तव में देश को आत्मघाती रास्ते पर धकेलने जैसा है। ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ दगाबाजी भी है, क्योंकि देश प्रेम के मायने उदारता और भाईचारे के साथ ही समझे जा सकते हैं। तिरंगे को सम्मान भी वही लोग दे सकते हैं जो तिरंगे से जुड़े मूल्यों और आदर्शों को आत्मसात करने के लिए तैयार हों। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर इस विनम्र याचना के साथ पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे किनके लिए होते हैं साहित्य के उत्सव। इस मुद्दे पर एक बहस में हिस्सा लेंगे राकेश बिहारी, यतीश कुमार और रश्मि रावत। वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ दूसरी आवाज में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बताएंगे कि किन किन गुलामियों से हमें मुक्ति चाहिए। प्रोफेसर अपूर्वानंद के साथ सलमान रश्दी पर हुए हमले और उनके साहित्य पर बातचीत होगी और अंत में डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का व्यंग्य स्तंभ ना काहू से बैर। देश भर में लिट फेस्ट यानी साहित्य उत्सवों का दौर चल रहा है। पत्रिकाएं, प्रकाशक और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां देश के अलग अलग शहरों में लिट फेस्ट का आयोजन कर रही हैं। अगर लिट फेस्ट के जरिए किताबें और लेखक चर्चा में आए तो इस घोर अज्ञानता के दौर में इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हो पा रहा है? क्या सचमुच में लिट फेस्ट के जरिए पाठकों और लेखकों के बीच दूरी कम हो रही है, या फिर कहीं ये बाजार और लेखकों के उत्सव बनकर तो नहीं रह रहे हैं? आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं राकेश बिहारी, यतीश कुमार और रश्मि रावत। ताना बाना में आप सबका स्वागत है। राकेश जी, इतने सारे लिट फेस्ट होने लगे हैं, साहित्य के उत्सव होने लगे हैं। अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा उत्सव हों, ज्यादा से ज्यादा साहित्यिक हलचलें हों, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या ये साहित्य उत्सव पाठकों तक पहुंच रहे हैं या ये साहित्यकारों के ही उत्सव बन के रह जा रहे हैं? यतीश जी, प्रश्न तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके पहले एक बात, इसका जवाब मैं देने की कोशिश करूं कि पिछले कुछ वर्षों में जब से यह लिट फेस्ट का चलन तेज हुआ है, आप देखेंगे यह वही समय है जब पत्र पत्रिकाओं में, खासकर अखबारों में, साहित्य के लिए जगह लगातार कम होती गई। जो बड़े कारपोरेट घराने की पत्रिकाएं थीं वो खत्म होती गईं और उसके पीछे यह कहा गया कि पाठकों की कमी हो गई है, और दूसरा जो मालिकान थे उनका कहना था, या फिर उनका जो पूरा गणित है, कि विज्ञापन साहित्यिक चीजों के लिए नहीं मिलते हैं। अब ये जो लिट फेस्ट है, अगर इसको इसके बरक्स रख के देखिए तो ये पूरा जो सिलसिला है लिट फेस्ट का, उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो विज्ञापनों पे ही चलता है। तो एक तरफ यदि साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं को विज्ञापन नहीं मिलते हैं, दूसरी तरफ साहित्य के नाम पर अगर कोई कार्यक्रम या उत्सव हो रहा है, इसको विज्ञापन मिल रहे हैं, तो आखिर इस दोनों के बीच ये फासला है क्यों? क्या दोनों एक ही साहित्य है? क्या दोनों की मंशा एक ही है, उनका उद्देश्य एक ही है? मैं यह तो नहीं कहूंगा कि पाठक यहाँ नहीं जुड़ते हैं। आप 2-3 जगह मुझे भी लिट फेस्ट में जाने का अवसर मिला है। देखिए, जो लोकल श्रोता समूह है, जिसे आप पाठक भी कह सकते हैं, वो आते हैं। लेकिन जो अंतर है, वो अंतर यह है कि वो उत्सव के बहाने, मतलब जिसे आप सीधे सीधे सेलिब्रेशन कहिए, तो यहाँ लेखकों और पुस्तकों के, एक खास तरह के लेखक और एक खास तरह की पुस्तकों के सेलिब्रेशन का मामला अधिक है। यहाँ मूल्यांकन नहीं, मूल्यांकन के बरक्स ब्रांडिंग की बात आगे है। तो अब इसको आप जिस तरह से देखना चाहें जी। ऐसा नहीं है कि जिस ब्रांडिंग की बात मैं कर रहा हूं, निश्चित तौर पर एक खास तरह का लेखन, जो लोकप्रिय लेखन है, उससे जुड़ी हुई बात है। वैसी ही चीजों की ब्रांडिंग की बात है। ऐसे लेखक पहले नहीं थे। आज उत्सव जरूर है। किसी जमाने में लेखक सम्मेलन हुआ करते थे, और तब भी आप देखेंगे 3 तरह के लेखक लगातार होते थे, जिसको आज हम मुख्य धारा का लेखन कहते हैं, या फिर जो बहुत अधिक
लुगदी लेखन होता था वह, और बीच में शिवानी जैसे लेखक भी हुआ करते थे, दोनों के बीच में एक कड़ी का काम करते थे। लेकिन आज जो यह लिटफेस्ट है, मुझे लगता है कि उन 3 श्रेणियों को का जो एक बंटवारा था, और उस तीनों की एक स्पष्ट अलग अलग पहचान थी, और उसके हिसाब से उसका एक साहित्यिक कद था। शायद उस तीनों के बीच की रेखा भी लगभग मिट सी गई है, और सब कुछ जो सिर्फ लोकप्रिय है, जरूर सेलिब्रिटी के नाम पे कुछ आपको मुख्य धारा के लेखक भी दिखेंगे, लेकिन जो ब्रांडिंग होगी, और उसका कारण यह है, मुझे लगता है कि उसमें प्रकाशकों का जो दखल है वो बहुत ज्यादा है। इस पर आगे ही बात होगी, तो मैं कहना चाहूंगा कि जी कैसे जो लिटफेस्ट है वो कितने तरह के हैं, जी, और कैसे मैं आता हूँ इस किस पे। तरह के राकेश जी इस लिटफेस्ट में पर आते किसका हैं। दखल है। जी जी यतीश जी, राकेश जी ने पूरे लिट फेस के चरित्र को प्रश्नांकित किया है। उनका कहना है कि दरअसल ये साहित्य के उत्सव एक बाजार की एक्टिविटी है, जिसमें जो सुपरस्टार हैं लेखन की दुनिया के, जो ज़्यादा खूब बिकते हैं, चर्चाओं में रहते हैं, उनका आकर्षण इस इन लिट फेस का आकर्षण होता है, मुख्य आकर्षण होता है। और जो गंभीर साहित्य है उस वो दरकिनार या हाशिए पर रहता है। क्या आप इससे सहमत हैं? लिट फेस्ट की उपयोगिता फिर क्या रह जाती है, सार्थकता क्या रह जाती है अगर ये सब है? देखिए, राकेश जी ने जो कहा है, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा कि ये सिर्फ एक सिंपल लाइन नहीं है कि आपने एक स्टेटमेंट दे दिया और उसमें पूरा पूरा अर्थ आपके सामने आ गया। पाठक बढ़ रहे हैं। मैं खुद 5 साल से एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि 40 से 60 वर्ष के जो लोग हैं, उनकी बहुत जबरदस्त वापसी 2012 के बाद मैं देख रहा हूँ। मेरे पास ठीक ठाक डेटा भी है इसका। बहुत कुछ निर्भर करता है कि लिटरेचर फेस्टिवल कराने वालों का अपना बैकग्राउंड क्या है और वो किससे कितनी मदद लेते हैं। तो मतलब लिटरेचर फेस्टिवल का वर्गीकरण अगर मैं कहूँ तो ज्यादा बेहतर शब्द होंगे। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। विप्लवी पुस्तकालय है बेगूसराय में, गोदरगांवा गांव है। हम लोग वहां कार्यक्रम करने गए थे, लगभग 1000 लोग थे। एक गांव है सिर्फ, दर्शक पूरे दिन 1000 लोग बैठे रहे 3 टियर में और बात सुनते रहे, शुद्ध विशुद्ध साहित्य की बात। तो पाठक का तो मैं मान ही नहीं सकता कि पाठक कम है। हम फेल हो रहे हैं पाठकों को सही चीज पहुंचाने में। हम अगर सरकार से मदद लेंगे तो हम सरकार की तरफ थोड़ा सा आकर्षित रहेंगे। हम अगर प्रकाशक से मदद लेंगे हम उनकी बात हमें सुननी पड़ेगी। डिपेंड करता है कि संस्था के पीछे किसका ब्रेन है, संस्था का अपना ध्येय क्या है। अगर ध्येय विशुद्ध साहित्य प्रेम है तो मुझे 5 साल ऑर्गेनाइज करने में नीलांबर को, या हम लोग टीम जो है, मैं यहाँ तो कोई इंडिविजुअल है नहीं, यहाँ तो टीम का बिहेवियर है, तो मुझे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुई विशुद्ध साहित्य को सामने लाने में। तो वर्गीकरण है, मैं कह सकता हूँ। ना राकेश जी गलत है ना मैं गलत हूँ, लेकिन वर्गीकरण हो चुका है साहित्य। जी रश्मि जी, लिट फेस्ट को आप कैसे देखती हैं? क्या ये दरअसल उन लोगों का एक जमावड़ा है जो नेटवर्किंग में उस्ताद होते हैं, जो इस तरह के आयोजन करने में सक्षम होते हैं, जो इस तरह के आयोजन से अपनी एक पहचान और एक सत्ता भी कायम करना चाहते हैं साहित्य की दुनिया में? जी लेकिन एक बात तो देखिए, लिट फेस्ट की एक ताकत तो ये है कि ताना बाना इस पे कार्यक्रम कर रहा है और हम चारों इसमें इकट्ठा होकर इस पे बात कर रहे हैं, तो ये तो हुआ लिट फेस्ट होने से ही। और दूसरा मैं कहूंगी कि जैसे मैं साहित्य या सोशल मीडिया या मीडिया अन्य अनेक सारी गतिविधियों को जहां देखती हूँ, एग्जैक्ट वहां सोशल फेस्ट को भी, सॉरी लिटरेचर फेस्ट को भी देखती हूँ कि जहां सारी ही गतिविधियों में ये है कि जो नेटवर्किंग के उस्ताद हैं, असली सत्ता उनके हाथ में रहती है और उन्हीं के अंगत पांव के नीचे से हमें थोड़ा थोड़ा स्पेस अपना बनाना होता है जेन्युइन चीजों को। वो सारी चीजें हर जगह मौजूद हैं। तो पहली बात तो अगर मैं लिटरेचर फेस्ट को जाहिर सी बात है कि उदारवाद दौर में जो हर वस्तु की तरह साहित्य भी पढ़नीय बन गया है, तो पढ़नीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने का उपक्रम तो लिटरेरी फेस्ट और अन्य चीजें भी हैं ही, सोशल मीडिया वगैरह।
लेकिन अगर मैं इसे अपने कुछ साल पुराने अकादमिक जगत के अनुभवों के तौर पे देखूंगी तो सामंतवाद की चट्टान के नीचे दबे हुए एक अंकुर तक का बाहर जाने की इजाजत उनको नहीं थी, जिनको ये अंगत पांव दबा के रखना चाहते हैं, स्त्री की आवाज हो, दलित की है, जिसकी भी आवाज। तो उसके बरक्स पूंजीवाद का जो बाजारवाद का जो खुलापन है, तो उसमें खुलापन तो है कि किसी दिन कोई आवाज शायद इतनी शक्ति पैदा कर ले कि वो अपनी जेन्युइन आवाज एक दिन कहना शुरू करेगी, थोड़ा थोड़ा स्पेस पाके। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जमीन के नीचे के अंधेरों में गाड़ दिए जाने से बेहतर होता है कि एक खुली अव्यवस्था में छोड़ दिया जाना। और इस अव्यवस्था पे चूंकि हम बात करने बैठे हुए हैं, तो इसलिए इस पे बातें होती जाएंगी, तो अभी उसका एक सही दिशा में ढलना शुरू होगा। जैसे कि जब जयपुर लिटरेचर फेस्ट, जिसमें कि तमाम सेलिब्रिटी आते रहे हैं, शुरू ही हुआ था विलियम डैलरिम्पल और नमिता गोखले जैसे अंग्रेजी प्रकाशकों और लेखकों के जरिए, है ना। तो इसमें अंग्रेजियत की छाप रही और इसमें सारी कलाओं का ये संगम है, इसकी ये बहुत बड़ी ब्यूटी मुझे लगती है। तो इसमें जो सेलिब्रिटीज जो इतने बड़े बड़े आते हैं, जैसे ओपरा, वो विनफ्रे जैसे भी आ जाते हैं, तो उनकी चमक दमक से लोग खींच के आते थे। हिंदी का लेखक या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का लेखक कहीं हल्का सा एक हाशिए में ही होता था, तो वहां उसको थोड़ी जगह तो मिलती थी कि भाई एक चमक दमक में हम भी शामिल हुए। लेकिन साथ में कहीं एक हम पाठक आपके लिए नहीं उमड़ा है, ये तो क्लियर है। इस चीज ने उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया भी है और उसको अलग दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित भी किया। पर सबसे बड़ी बात इससे ये हुई कि जो अखबारों में और घरों में धर्मयुग सारिका का जमाने से साहित्य सिमटने लगा था, वो कहीं एक खास तरह के पाठकों में पढ़ा जाने लगा। जो ब्लैक पिंक और कोरियन बैंड को पसंद करने वाली पीढ़ी है, वो 5 स्टार में होने वाले इन बाजारवादी तड़क भड़क वाले समारोहों से जब साहित्य में जुड़ी, तो एक हल्का सा एक पाठक वर्ग तैयार होना शुरू हुआ, उन वर्गों का जिन्होंने कभी नहीं पढ़ना था अदरवाइज साहित्य, अगर वो ग्लैमरस नहीं होता तो। एक फायदा, बस दूसरे फायदे की तरफ बात उंगली रख के मैं आप पे सौंपती हूँ दोबारा। दूसरा फायदा इसका ये कि जब देखा कि हम अंग्रेजियत ग्लैमर के नीचे साहित्य दब रहा है, जो कि आवाज ही दबे कुचले वर्ग की, वो तो हाशिए का आवाज है साहित्य, तो उसका तो ग्लैमर से इतना लेना देना नहीं हो सकता। तो समानांतर शुरू हुए लिटरेचर फेस्ट होने, जो एलिट के समानांतर जनता के लेखकों के संगठनों ने ये महसूस किया कि इसकी तर्ज पे हम ऐसे अपना नहीं छोड़ सकते दायरा, हम आपस में भी ये शुरू करेंगे। तो जैसे चंडीगढ़ फेस्टिवल है, नीलांबर है, ऐसे ही एक आध और भी मैंने देखा कि जिनमें ग्लैमर उतना नहीं था, एक स्कूल के छोटे से सांस्कृतिक समारोह की तरह वो कर रहे हैं। और अब नए नए विद्यार्थी लोग इकट्ठे होके, जैसे मेरे ख्याल से बुंदेलखंड का फेस्टिवल स्टूडेंट्स करते हैं, तो अब ये जो नए दायरे उभरेंगे, इसमें मुझे लगता है कि एक समानांतर चेतना शुरू होगी, जिसकी बागडोर सरोकार के साहित्य वालों के हाथ में होगी। तो मैं पीछे जाके दिशा नहीं देखती कि इसको हतोत्साहित करके, मैं ये देखती हूँ कि हम आगे कहाँ बढ़ेंगे इससे। जी जी राकेश जी, रश्मि जी ने कई बातें महत्वपूर्ण की हैं, उन पर मैं बाद में आना चाहूँगा, बारी बारी से उन पर चर्चा करना चाहूँगा। लेकिन एक चीज जो विरोधाभास दिखता है कि जो मीडिया संस्थान अपने मीडिया प्रोडक्ट कह लें या जो चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, अखबार हो, उनमें साहित्य की जगह नहीं देखते, लेकिन फेस्ट करवाने के लिए आगे आगे होते हैं, बल्कि फेस्ट खुद आयोजित करते हैं। तो उनकी इस तरह के फेस्ट में दिलचस्पियां क्यों हैं? क्योंकि एक व्यापारिक कारोबारी एक्सरसाइज है उनके लिए। बड़ी इवेंट, बड़े स्पॉन्सर, वो भी एक इवेंट बनाना, उससे धन कमाना, एक अपनी ब्रांडिंग करना, ये मकसद ज्यादा होता है। तो एक अभिजात वर्ग को जोड़ना, और जैसा आपने कहा कि हमारे यहाँ जो लिट फेस्ट का प्रचलन हुआ है, दरअसल वो अंग्रेजी फेस्ट की देखा देखी शुरू हुआ है, उसी तरह से बढ़ा है। तो उसकी कॉपी करते हुए उसमें अपनी राह तलाश, ये जो तीनों चीजें जोड़ कर देखते हैं, तो फिर हमारे सामने लिट फेस्ट का कौन सा रूप दिखता है?
बातचीत बहुत सही दिशा में जा रही है और कई कोण बातचीत के एक साथ निकलकर भी सामने आ रहे हैं। मैं इसको, जो यतीश जी ने जो बात कही, फिर रश्मि जी ने कही और आपने उससे जोड़कर जो प्रश्न सामने रखा, इन तीनों को जोड़कर एक जगह देखूं तो जो अलग अलग तरह के लिटफेस्ट हैं, मुख्यतः अगर देखिए तो 4 तरह के लिटफेस्ट हैं। एक जो प्रकाशक संपोषित हैं, एक जो कारपोरेट घराने जो अदर देन पब्लिशर्स हैं, जैसे टाटा भी लिटफेस्ट करता है। तो जो दूसरे कारपोरेट घराने हैं वो भी एक तरह का लिटफेस्ट करते हैं। एक जो सांस्कृतिक साहित्यिक संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं, जैसे नीलांबर के अध्यक्ष बैठे हैं, इस तरह की जो संस्थाएं हैं, कुछ संस्थाओं की तरफ रश्मि जी ने भी इशारा किया, एक इस तरह के लिटफेस्ट हैं। और एक लिटफेस्ट गवर्नमेंट भी कर रही है कई स्टेट्स में। मैं पिछले दौरान अरुणाचल प्रदेश के लिटफेस्ट गया था। तो ये मोटे तौर पर 4 तरह के लिटफेस्ट हैं और आप देखेंगे कि इन चारों के कंटेंट में और चारों के टारगेट जो उनके व्यूअर्स हैं, उसके दर्शक श्रोता हो सकते हैं, और उसी अनुसार जब कंटेंट है तो उसके अनुरूप लेखक भी। इस सब में फर्क है। बेशक ये जो कारपोरेट और प्रकाशक संपोषित जो लिटफेस्ट हैं उसकी अनुगूंज ज्यादा है, क्योंकि वहां चमक धमक रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। आपने जो बात की अभी कि जो कारपोरेट घराना या फिर जो बड़े पब्लिशिंग हाउसेस अपने यहाँ साहित्य के लिए जगह कम करते गए, लेकिन उसके लिए उन्होंने विज्ञापन देना बंद कर दिया, उनके लिए पूंजी लगानी बंद की, लेकिन ये लिटफेस्ट के लिए पूंजी बढ़ के क्यों लगा रहे हैं? निश्चित तौर पर जो आपने उत्सवीकरण की बात की वो तो है ही, लेकिन आप देखें कि जो वो साहित्यिक पत्रिकाएं होती थी बंद हुई, क्या उनका कंटेंट और आज जो लिटफेस्ट है उनका कंटेंट, मैं कॉर्पोरेट पोषित लिटफेस्ट की बात कर रहा हूं, दोनों में एक अंतर दिखेगा। यानी जहां से आपने अपने हाथ खींचे, वहां जो चीजें प्रमोट हो रही थी वह आपके और सत्ता के बीच का जो संबंध है उसके बीच में एक दूरी पैदा करने वाली चीजें। लेकिन आज ये जो लिटफेस्ट, कॉर्पोरेट घराने के लिटफेस्ट, जिसके लिए अपनी पूंजी खोल के सामने खड़े हैं, वो जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं न सिर्फ आपके व्यवसाय को बल्कि सत्ता के साथ जो संबंध है अपने कंटेंट के माध्यम से उन दोनों के बीच की दूरी को भी कम करने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि पूंजी एक जगह बंद करके और उस पूंजी को दूसरी जगह लगाने का एक कारण मुझे यह भी दिखाई पड़ता है। जी, तो यतीश जी, क्या हम हमारे जो फेस्टिवल हैं, खास तौर से मैं अगर हिंदी के लिट फेस्ट की बात करूं, तो जो टेम्पलेट अंग्रेजी के लिट फेस्ट ने सेट किया है उसी की नकल कर रहे हैं। अपना कोई मॉडल, अपना कोई एक टेम्पलेट नहीं गढ़ा है उन्होंने। हम जानते हैं कि जयपुर में भी एक समानांतर लिट फेस्ट किया गया और उसका कंटेंट अलग था, अलग तरह की चीजें भी उसमें की गई और लगातार हो रही हैं। लेकिन क्या हम एक तरह से उन्हीं को चुनौती देने के लिए उन्हीं की कॉपी कर रहे हैं, या हमारा कोई अलग मॉडल है जो बहुत ज्यादा शहर केंद्रित ना हो, उसको कैसे सुदूर गांव तक ले जाया जाए? जी, मैं राकेश जी की बात से पहले तो बहुत सहमत हूँ, क्योंकि मैंने जो अपनी बात रखी थी वर्गीकरण की बात कही थी कि लिट फेस्ट ऐसा नहीं है कि एक ही ढांचे का, एक ही सांचे का कोई बाय प्रोडक्ट है। यहाँ पे हर शहर का एक अपना कॉन्सेप्ट है, अपना एक लिटरेचर, अपनी तहजीब है। कोशिश रहती है जितना मैं समझता हूँ कि लिटरेचर फेस्टिवल है उस तहजीब को अपने साथ रखने की। कितना रख पाते हैं कहना मुश्किल है। मैं इसको इस तरह से जोड़ता हूँ कि कॉन्सेप्ट और एजुकेशन दो अलग मुद्दे हैं। अगर हम कम्युनिज्म को बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बोलते हैं तो समहाउ हम एजुकेशन में कहीं फेल हुए हैं, जो आज की वस्तुस्थिति को हम देख पा रहे हैं। तो लिटरेचर फेस्टिवल का भी वही हाल चाल है कि हम किस कॉन्सेप्ट को लेकर के सामने आ रहे हैं। जैसे मैंने 3-4 लिट फेस्टिवल को अटेंड किया है, तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है वो ये रहा है कि जैसे पानी को आप कहीं ढाले हैं, वो पसर गया है, तो आप जाइए तो आपको 9 ऑप्शन दिख रहे हैं। बाजारवाद का ऐसा ऑप्शन है कि आप इस घर में घुसिएगा तो अलग चल रहा है धमाका, उस घर में घुसिएगा तो वो धमाका चल रहा है, तो पाठक कंफ्यूज हो जाता है, सब मैं जाऊं कहाँ। दूसरा, एक जगह में गया तो वहां पे बैठने की जगह इतनी कम है। जो आप शुरुआत में बात कर रहे थे कि लिटरेचर फेस्टिवल है किसके लिए साहब,
क्या आप उसको सिर्फ ऑनलाइन पब्लिश करके करोड़ों लोगों का व्यू लेकर के अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं? अगर आप लिटरेचर फेस्टिवल कर रहे हैं तो क्या 40-50 लोगों के बैठने का अरेंजमेंट वहां करेंगे आप? बहुत गंभीर मुद्दे हैं कि आपका पर्पस क्या है। तो मैं अभी इसी पर्पस को समेटने की कोशिश करूंगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है जबलपुर की, मैं जबलपुर शहर को बार बार यहाँ जान करके प्रसिद्ध कर रहा हूँ, क्योंकि उस शहर का एक तहजीब है और उसका कोई भी फेस्टिवल आप देख लीजिए, कोई भी, वहां पे 10 ऑर्गेनाइजेशन हैं, पेंटर्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, राइटर्स हैं, वो पूरे का पूरा कुनबा इकट्ठा हो जाता है, चाहे किसी का भी कार्यक्रम हो। एक शब्द का कार्यक्रम हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है, अनिल कुमार श्रीवास्तव जी कवि हैं, देहांत के बाद उनकी बेटियों ने ये कार्यक्रम किया, बड़े स्टेज पे किया, बड़े स्तर पे किया, पूरा का पूरा शहर उसके साथ खड़ा हो गया। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है कदम, वो वातावरण के लिए काम करता, साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम करता है। नीलांबर का कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे रखते हैं लोगों को, और हम एक कॉन्सेप्ट पहले करते हैं कि भाई हम इस साल हम इस मुद्दे को लेकर चलेंगे। क्या हम हाशिए के साहित्य पे बात करेंगे तो हम सिर्फ उसी पे बात करेंगे, और उससे ही जुड़े हुए लोग, स्ट्रक्चर्ड लोग। नहीं, मुद्दा कंसेप्ट भर का नहीं है यतीश जी। संवाद की कमी होना लिटरेचर में सबसे ज्यादा मुझे खलता है। अगर हम पूरे कॉन्सेप्ट में संवाद नहीं करेंगे तो ये अपना ध्येय खोता जाएगा। हाँ, मैं संवाद तो उसका जरूरी हिस्सा है, लेकिन संवाद किनके बीच हो रहा है और जिनके तक पहुंचना चाहिए वो तक पहुंच रहा है कि नहीं, ये भी एक बड़ा इशू है। तो रश्मि जी, मैं वापस लौटकर उसी सवाल पे आ रहा हूँ कि जब इतनी धूमधाम से, इतना धन खर्च करके, बहुत सारे, हो सकता है अपवाद के रूप में कुछ एक फेस्टिवल हो जिनका कलेवर कुछ अलग हो, कुछ प्रस्तुति अलग हो, लेकिन मोटे तौर पर जो लिट फेस्ट का नाम आते ही हमारे सामने जो तस्वीरें आती हैं उनको अगर ध्यान में रखा जाए तो आखिरकार आपने जो कहा कि क्या ये अभिजात्य वर्गीय एक एक्सरसाइज है, अभिजात को जोड़ना एक एक्सरसाइज है, उस मार्केट को तलाशना जो पुस्तकें खरीद सकता है, महंगी किताबें खरीद सकता है, उनको जोड़ने की कोशिश है, या ये सचमुच में एक बहुत साहित्यिक हलचल है जिसका मकसद पाठकों तक पहुंचना है, उनमें किताबों के प्रति ललक पैदा करना है, जागरूकता पैदा करना है, उनको किताबों से जोड़ना है। जी रश्मि जी, मैं बहुत दावे के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन जब लिटरेचर फेस्टिवल्स की जो शुरुआत हुई है कारपोरेट के जरिए, वो तो साहित्य ने जो एक स्पेस छोड़ दिया था, और एक मेधाएं हैं जो खाली थी क्योंकि अखबार के पन्ने और सब सिमटते जा रहे थे, तो एक बिकने लायक अच्छी चीज मौजूद थी जिसका समाज निरादर कर रहा था, तो उन्होंने अपनी संभावनाएं वहां तलाश ली। उन्होंने सोचा इनमें भी हम रंग रोगन करके चमकदार बना के इनको हम अपने लायक बना लेंगे और बेच लेंगे, और हम भी अपना एक सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक सरोकार का चेहरा दिखा पाएंगे। तो मुझे दो बातें कहनी है कि इनका कोई महत्व, इनका नहीं है सरोकार कोई, और इनमें अक्सर वो वाली कंपनी शामिल रहती हैं जिन लेखकों ने अपने उपन्यासों में उन कंपनी का पूरे विरोध पे 50 पेज लिखे हैं, वो उन्हीं की कंपनियों से प्रायोजित, और जिस सरकार को आप गाली दे रहे हो उस सरकार के वो एडवाइजर लोग बैठे होते हैं और आप उनसे पुरस्कार ले रहे हैं और आप उनके कार्यक्रम में खूब जा रहे हैं। तो एक तो थोड़ा सा लेखकों को भी समझने में इन्होंने हमें मदद दी। एक बात मुझे ये कहनी है कि इस गैर संजीदा समय में मीडिया और सोशल डिजिटल वर्ल्ड में जिस तरीके का विषमता मूलक विभाजनकारी साहित्य शब्द तैर रहे हैं, वो जो गर्द तैर रही है उसमें थोड़े से छींटे तो इन आयोजनों से साहित्यकारों के बौद्धिक जुगाली से मिल ही जाते हैं, क्योंकि इन साहित्यकारों को अपना प्रगतिशील चेहरा छुपाना होता है, तो वो बोलते हैं ऐसे प्रगतिशील शब्दों के टप्पे बहुत मारते हैं, तो उन टप्पों से जो छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं वो भी उस गर्द को तो थोड़ा कम करती है ना, जो नेगेटिव शब्द तैर रहे हैं तमाम मीडिया में। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, लेकिन मैं जो भविष्य के लिए उम्मीद देखती हूँ वो इन फेस्टिवल से नहीं देखती हूँ जो कारपोरेट के हैं,
मैं उम्मीद देख रही हूँ जिधर यतीश कुमार जी का इशारा है या जो राकेश बिहारी जी ने जो भेद वो बताए, उनका वर्ग बताए, तो उसमें जो 2-3 वर्ग और जोड़े, मैं उम्मीद वहां देख रही हूँ। जब शुरू में लिटरेचर फेस्ट हुए, जो अभी भी होते हैं 5 स्टार होटल में, तो जिस शहर में वो हो रहे हैं उस शहर का एक सामान्य बाशिंदा उनमें नहीं जा सकता था। जब ये बहुत ज्यादा स्तर पे होने लगे तो धीरे धीरे ऐसे लिटरेचर फेस्ट होने लगे कि आम बाशिंदों के बैठने की जगह बन जाए, क्योंकि अब इतने ज्यादा हो रहे हैं तो दर्शक ज्यादा चाहिए। तो जैसे अन्यों की एंट्री से सीट बनी श्रोता के बैठने के लिए, ठीक ऐसे विचारों के लिए सीट भी बनेगी। ये एक चमक लेके आ गए अपने ग्लैमर के लिए, लेकिन उस चमक की कोई चिंगारी कभी आग पैदा नहीं करेगी, ये कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश में इतना सारा वर्ग हाशिए में, स्त्री दलित या इतने सारे लोग हैं जिनको सामंतवाद ने बुरी तरह, हमारे सारी संस्थाओं में सामंतवाद है, उन्होंने इनको इतना जकड़ के रखा हुआ है कि इनको एक चिंगारी भी कभी कहीं से मिल गई तो वो कब आग बन जाएगी उसका कुछ पता नहीं कह सकते। इसलिए इनसे प्रभावित होके जो अन्य संगठन, अन्य जनता, अन्य लेखक जो सक्रिय होंगे, उनमें मैं बहुत उम्मीद देखती हूँ, जो चिंगारी जलाई इन्हीं लिटरेचर फेस्टिवल के द्वारा गई। जी धन्यवाद। जी राकेश जी, ये बड़ी दिलचस्प टिप्पणी रही रश्मि जी की। एक प्लेटर सजाया जाता है, एक बड़ी सुंदर सी थाली, तमाम तरह के व्यंजन, इस साहित्यिक व्यंजन इन फेस्ट में, उनको खाने वालों जो हैं वो उस वर्ग के नहीं होते हैं जहां तक उनको पहुंचना चाहिए। ये भोजन भी अभिजात वर्गीय हिस्सेदारों के लिए ही होता है। जो संपन्न तबके हैं, जो जिनके पास वक्त है इफरात, जो महंगी किताबें खरीद सकते हैं, उनके लिए हो सकता है कुछ एक फेस्ट इस तरह के भी आयोजित होते हों जहां इनके लिए भी कोई गुंजाइश रखी जाती हो। लेकिन मोटे तौर पर लिट फेस्ट का चरित्र ये हो गया है। नहीं, बहुत सही बात है कि मैं जो बार बार कंटेंट की बात कर रहा था और आपने जो एक रूपक रखा व्यंजन का और थाली से, मतलब व्यंजनों से भरी थाली का, इसको एक कैफेटेरिया की तरह भी देख लीजिए, तो मैं वही अपनी बात दोहराना ही चाहता हूँ कि ये जो लिटफेस्ट जो बहुत ज्यादा हमारी पहुंच में है, जिसकी धमक हमारे बीच है, उनके मेन्यू में कौन सी चीजें हैं? जाहिर है कि जब हम कहते हैं कि आम आदमी वहां तक नहीं जा सकता है, यकीन मानिए कि उनका जो मेन्यू है वो आम आदमी के लिए है भी नहीं। तो वो मेन्यू जिनके लिए उन्होंने सजाई है वो लोग वहां जाते हैं, और निश्चित तौर पर उस दुनिया में उस तरह के साहित्य के पाठकों की कुछ संख्या बढ़ी हुई है, इससे भी इनकार नहीं करूंगा। लेकिन यह कतई नहीं होगा और कभी नहीं होगा कि जो साहित्य की जगह, जो पत्र पत्रिकाओं में खत्म हुई थी, जहां से हमने बात शुरू की थी, आपने भी कहा कि कैसे एक जगह से स्पॉन्सरशिप हटा लिया गया और एक जगह चीजों को स्पॉन्सर किया जा रहा है, उसकी भरपाई ये लिटफेस्ट करेंगे। मुझे इसमें गुंजाइश उतनी नहीं दिखती, मुझे शक व शुबा होता है। लेकिन हाँ, ये जो पैरेलल लिटरेचर फेस्टिवल्स हैं, नीलांबर जैसी संस्थाएं हैं, इसलिए नहीं क्योंकि सामने यतीश जी बैठे हैं, या फिर बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल की बात हुई, या फिर बहुत जगह के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ने भी इस तरह के काम शुरू किए हैं। तो ये एक पैरेलल दुनिया जरूर आपको खड़ी करनी पड़ेगी जो उनके समानांतर उन चीजों को सामने रख सके, उनके मेन्यू में वो चीजें हो सके जो आम लोगों से जुड़ी हुई हैं। एक बात। एक दूसरी बात मुझे लगता है यहाँ पे जरूर उसका भी जिक्र होना चाहिए कि जो पत्र पत्रिकाएं थी, वहां जो चीजें हमारी प्रकाशित होती थी, वहां पर आर्थिक स्तर पर एक हिस्सा लेखकों के लिए भी होता था। जितने कॉरपोरेट घराने की पत्रिकाएं रही हैं, सब लेखकों को पारिश्रमिक दिया करती थी। मेरी जानकारी में कोई लिटफेस्ट इतनी चमक दमक है, वो आपके ठहराने पे, होटल पे हजारों रुपए खर्च करेंगे, लेकिन आपको एयर से बुलाएंगे, लेकिन वहां पर लेखकों के मानदेय की कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या कहीं ना कहीं ये जो हम जिस एक घेरेबंदी की बात कर रहे थे कि क्या प्रमोट करना है, किसके हक में प्रमोट करना है, वह जो मुख्य धारा मेरा कहना मतलब जो चमक दमक की दुनिया के भीतर जो आपको लिटफेस्ट दिखाई पड़ते हैं, अगर पत्रम पुष्पम दे भी दिया गया तो उससे कौन सा चरित्र बदल जाएगा लिटफेस्ट का? अगर आपको एक छोटा मोटा चेक पकड़ा भी दिया गया लिटफेस्ट में आने से, तो वो हिस्सेदारी आपकी हो सकती है। हमारी चिंता तो
जो बृहत्तर पाठक वर्ग है वो है, यहाँ केवल लेखक नहीं है इसके केंद्र में। अगर उत्सव हो आप रहे बिल्कुल हैं सही कह तो रहे हैं। उसमें आम लोगों की साझेदारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर लेखकों को पारिश्रमिक देना वहां शुरू कर देंगे तो इसका चरित्र बदल जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा था कि जो एक प्लेट उन्होंने सजाई है वहां पर वो सब कुछ उनके हक में है। जिनकी ब्रांडिंग हो रही है या फिर जो पोस्टर बॉय या पोस्टर राइटर्स की तरह वहां पे उपस्थित हो रहे हैं, क्या उनके हक में भी वो चीजें उतनी ही हैं? और उसका जवाब ये जो आपने कहा उसका जवाब वही है, यदि लिटफेस्ट का जवाब लिटफेस्ट से देना है तो जो पैरेलल लिटफेस्ट है, जो भी एक समानांतर दुनिया लिटरेचर फेस्टिवल की खड़ी हो रही है, उन्हें मजबूत होना पड़ेगा और साथ में उन्हें अपने लिए अपना मॉडल तय करना पड़ेगा। यह नहीं कि जो कॉरपोरेट संपोषित लिटरेचर फेस्टिवल है उसी का एक रेप्लिका लेकर आप खड़े हो जाए। जी, और इसमें जन सहयोग की एक भूमिका हो सकती है, पब्लिक फंडिंग की भूमिका हो सकती है। हम लोग हर चीज में पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, तो आयोजन में पब्लिक पार्टिसिपेशन कहाँ होता है? हम 1-1 रुपए के 5-5, 10-10 रुपए का चंदा क्यों नहीं ले सकते हैं? उसके जरिए क्यों नहीं कर सकते? लेकिन हमारे यहाँ जो एक आइडिया डेवलप हो गया है उसमें यही है कि कुछ ऐसे धन पशुओं को जोड़ा जाए जो पैसे खर्च कर सकते हैं, सरकार का सहयोग ले लिया जाए, और उस तरह से तो अंत में आप उसी दुष्चक्र में फंस जाते हैं जिससे निकलने की आप बात कर रहे होते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, बहुत दिलचस्प चर्चा रही। धन्यवाद आपका। नमस्कार। जाने माने उपन्यासकार सलमान रुश्दी पर हुए जानलेवा हमले के बाद वे तमाम सवाल फिर से उठ खड़े हुए हैं जो धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चले गए थे। करीब 4 दशक पहले प्रकाशित हुआ उनका उपन्यास द सैटनिक वर्सेस इन सवालों के केंद्र में था। ये सवाल सत्ता के चरित्र, धार्मिक कट्टरता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े हुए थे। जाने माने समालोचक प्रोफेसर अपूर्वानंद हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इसके बारे में बात करते हैं। प्रोफेसर अपूर्वानंद, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार। सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला हुआ है, हम सब जानते हैं। अब वो लग रहा है कि खतरे से बाहर भी निकल रहे हैं, लेकिन सलमान रुश्दी और उनका साहित्य, उनकी उपन्यास इस पूरी दुनिया में पिछले 30-40 सालों से जिस तरह की हलचल उन्होंने मचाई हुई है, उसको किस तरह से देखेंगे इस घटना के संदर्भ में? क्या ईश निंदा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सत्ता का जो चरित्र है इस तरह की रचनाओं के संदर्भ में वो और ज्यादा उभर कर हमारे सामने आता है? सलमान रुश्दी के उपन्यासों या उनके पूरे लेखन को देखते हुए अगर कोई एक शब्द सबसे ज्यादा आपके दिमाग में कौंधता है तो वह है कल्पना की छलांग या कल्पना की उड़ान, फैंटेसी। इसके बिना सलमान रुश्दी के लेखन की कल्पना नहीं की जा सकती। एक तरह से सारा उपन्यास मात्र कल्पना से जुड़ा हुआ है। वो कल्पना की सृष्टि है। जो हमारा संसार है उस संसार को वो सिर्फ दोबारा प्रस्तुत नहीं करता है बल्कि वो एक नया संसार बनाता है। और सलमान रुश्दी के बारे में तो यह बात और भी सही है। कुछ लेखक होते हैं जो जिनकी कल्पना दूसरे लेखकों के मुकाबले अधिक उर्वर होती है, तो इसलिए सलमान रुश्दी को उस तरह यथार्थवादी लेखक हम नहीं कहते हैं, हम उन्हें फैंटेसी का लेखक कहते हैं। यथार्थ उनमें जादू की तरह आता है। तो यह बात हमें सबसे पहले समझनी चाहिए। और इस प्रकार का यथार्थ या इस प्रकार की कल्पना उन्हें बहुत नागवार गुजरती है जो किसी और को कल्पना का अधिकार नहीं देना चाहते। उन्होंने जिस प्रकार ईश्वर को परिभाषित कर दिया, जिस प्रकार मनुष्य को परिभाषित कर दिया, उस परिभाषा को ही ज्यों का त्यों स्वीकार करना है। इसमें साहित्य खलल डालता है और उसमें भी सलमान रुश्दी जैसे लेखक उसे और भी ज्यादा विचलित करते हैं। वह परिभाषा का या अधिकार हर व्यक्ति को देना चाहते हैं, कल्पना का अधिकार। और इसी वजह से सलमान रुश्दी जैसे लेखकों से नाराजगी या उनसे चिढ़ होती है।
तो सलमान रश्दी पर जो दशकों पहले अयतुल्लाह खुमैनी ने फतवा जारी किया था, और आज जो हुआ है वह उस फतवे का एक तरह के दूरगामी प्रभाव आप कह सकते हैं वह हुआ है। वह इसीलिए हुआ था कि अयतुल्लाह खुमैनी अपने पास यह अधिकार रखना चाहते थे कि वह पैगंबर साहब, इस्लाम, इस्लाम की परिभाषा, यह सब कुछ अयतुल्लाह से उसका स्रोत अयतुल्लाह होंगे। उसके बारे में, उनके बारे में कैसे बात की जा सकती है, कैसे चर्चा की जा सकती है, वे साहित्य, कला, दूसरे तमाम जगह उनकी उपस्थिति का अधिकार किसी और को नहीं मिलता, बल्कि उस पर अयतुल्लाह की नजर रहेगी, कुछ धर्मगुरुओं की नजर रहेगी। तो इसको बिना जाने ही चुनौती मिली थी सलमान रश्दी की तरफ से, सैटेनिक वर्सेस की ओर से, और इस वजह से ये खौफ, उन पर क्रोध था, क्योंकि जाहिर है सैटेनिक वर्सेस ना तो ईरान में पढ़ी गई थी उतनी ज्यादा, भारत में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ी गई थी। जब यह फतवा जारी कर दिया गया, यह कहा गया कि पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तो इससे एक और बात बहुत साफ होती है, वह यह कि यह जो कहा जाता है कि भावनाएं आहत हुई, दरअसल भावनाओं के आहत होने की बात बिल्कुल बेईमानी है, क्योंकि भावनाएं आहत होने के लिए पहले आपको उनको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपने पहले से यह तय कर लिया है कि मेरी भावनाएं आहत होंगी, और आप काफी परिश्रम करते हैं अपनी भावनाओं को आहत करने के लिए। सिर्फ एक परिश्रम नहीं करते हैं कि आप उस कलाकृति को नहीं देखते हैं या उस रचना को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उस रचना को पढ़ने में बहुत मेहनत है। तो यह आसानी का रास्ता है। सलमान रश्दी पर जो फतवा जारी हुआ और उनके अनुवादकों को, जापानी अनुवादक को, नॉर्वेजाई अनुवादक को, मेरे ख्याल में शायद इटालियन अनुवादक को, सबको हमले का सामना करना पड़ा। जान गई है कि बाकी जख्मी हुए। यह सब कुछ उस वजह से हुआ है जिसमें पहले से यह तय कर लिया गया है कि भावनाएं क्या हैं, यह भी निश्चित होगा, और मैं माने बैठा हूं कि मेरी भावनाएं आहत हो गई। मैं कारण देना जरूर नहीं समझता। जी, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि सलमान रुश्दी ये भी कहते हैं कि अगर आहत करने का अधिकार या स्वतंत्रता नहीं है तो फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के भी कोई मायने नहीं। मतलब आपकी भावनाएं आहत करने का भी मुझे अधिकार होना चाहिए, ये भी एक परिभाषा के आगे जाकर वो ये बात कहते हैं। नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह नहीं है कि जो सत्ता चाहती है, और सत्ता अनेक प्रकार की होगी, राजनीतिक सत्ता होगी, धार्मिक संस्थानों की सत्ता होगी, सांस्थानिक सत्ता होगी, तो यह सत्ता जिसकी इजाजत देती है आप वो बोल सकते हैं। यह तो कोई आजादी नहीं हुई। आपको जो बुरा लगेगा मैं वह भी बोल सकता हूँ। अब यह बात जरूर है कि इसकी सीमाएं तय करने का मामला आता है। आपको बुरा लगेगा का मतलब क्या है? क्या मैं आपको अपमानित करना चाहता हूँ? आपको बुरा कई बातों से लग सकता है। अगर खुद आप मोहम्मद साहब को ही देख लें, पैगंबर साहब को, तो पैगंबर साहब की भी एक अभिव्यक्ति थी, यानी उन पर कुछ शब्द उतरे, कुरान वही हैं और उससे इस्लाम बना, लेकिन इस्लाम तो उसके पहले जो कुछ था उसके खिलाफ विद्रोह था। अरब में जो इस्लाम के पहले बहुदेवोपासना थी उसके विरुद्ध विद्रोह था, जिसकी सजा मोहम्मद साहब को झेलनी पड़ी थी, जिस वजह से उन्हें जगह जगह बदलना पड़ा था। तो मोहम्मद साहब को भी एक अभिव्यक्ति के लिए सजा भुगतनी पड़ी थी। जो सलमान कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है आपको जो बुरा लगे, या मैं आपको चोट पहुंचा सकूं, या मैं आपको अस्वीकार कर सकूं। जब मैं ऐसी बात कहता हूं जो आपकी धारणा को नामंजूर करती है तो आपको चोट लगती है। यही तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसके बिना इस्लाम कैसे आया होता? इसके बिना बौद्ध धर्म कैसे आया होता? इसके बिना सिख धर्म कैसे आया होता? कुछ भी कैसे आया होता? तो इसलिए जो खुद को इस्लाम का पैरोकार कहते हैं, जो खुद को पैगंबर साहब के, जिसे कहते हैं कि
पैगंबर साहब की बेहुरमती हो गई या कुरान की बेहुरमती हो गई, तो वे अपने आप को पैगंबर साहब की इज्जत का रखवाला बतलाते हैं, बिना भूले कि पैगंबर साहब का पूरा कुरान अभिव्यक्ति है, वो उसका माध्यम बिल्कुल। भले ही हो, और इसकी सजा उनको मिली थी। तो और वह इस्लाम पूरा संघर्ष है, एक तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संघर्ष, और आप उसी को सीमित करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो अपूर्व फिर जी, आप अगर जी जी लगभग 3.5 दशक हो गए हैं द एथनिक वर्सेस को आए हुए। उस समय फतवा दिया गया था, इतने वर्षों तक वो फतवे को लेकर एक समुदाय विशेष उत्तेजित है, बार बार हमले कर रहा है, या समुदाय विशेष कहने के बजाय उसके कुछ हिस्से या कुछ लोग इस तरह मुसलमान से कह लीजिए। उत्तेजित हैं। जी, कुछ लोग हैं जो इस तरह से हम, तो क्या ये आज के समाज में लेखक अगर कोई अभिव्यक्ति का खतरा इस तरह से उठाता है तो उसे सलमान रुश्दी जैसा साहस भी उसके पास होना चाहिए, जो इतने सालों तक निर्वासन और एक तरह से गुमनामी की जिंदगी में भी चले गए थे बीच में, ये तमाम चीजें हैं। ये बहुत बदनसीबी की बात होगी जब हम लेखकों से इस प्रकार के असाधारण साहस की उम्मीद करने लगे और लेखकों के सामने ये विकल्प रख दिया जाए कि या तो वो असाधारण रूप से साहसी हों या फिर वे लेखन छोड़ दें। दो ही विकल्प हो सकते हैं, या वो सुविधाजनक लेखन करें, जो लेखन सुविधाजनक हो, लोकप्रिय हो, सुविधाजनक हो। तो सलमान रुश्दी ने दूसरा रास्ता अपनाया, यानी उन्होंने सुविधा का रास्ता नहीं अपनाया, और इसलिए जरूर हम कहना चाहेंगे कि सलमान रुश्दी ने एक लेखक के धर्म का निर्वाह किया है। लेकिन यह समाजों के लिए बहुत चिंता की बात है कि एक लेखक निरंतर खतरे में बना रहे सिर्फ लेखन के कार्य के लिए, और वह भी सलमान रुश्दी कोई घृणा का प्रचार नहीं कर रहे हैं, कोई वो मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोई वो इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे लेखक हैं। अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो प्राय सारे लेखकों को ही आपको विधर्मी, धर्म विरोधी घोषित कर देना पड़ेगा, ज्यादातर लेखकों, क्योंकि वे उस कहीं न एक स्तर पर वे उससे सवाल करेंगे। मसलन मैं निराला को ही पढ़ता हूँ, तो निराला के बिल्लेसुर बकरिया आप पढ़िए, जिसमें बिल्लेसुर हनुमान की मूर्ति के सामने खड़ा होता है, हनुमान को कह के गया है कि बकरी की देखभाल करना, लौटता है तो बकरी गायब है, गांव वाले खा गए हैं बकरी काट के। तो वह नाराज होता है और एक लाठी मारता है हनुमान की मूर्ति पर, और मूर्ति का चेहरा जो है वो कहीं दूर जाके गिरता है, और वो काफी नाराज होता है हनुमान। तो निराला को भी इसके लिए तब सजा मिलनी चाहिए। और हम जानते हैं कि अब भारतवर्ष में या दूसरे देशों में इस प्रकार की भावनाओं के आहत होने की तैयारी पहले से लोग कर रहे हैं। तो लेखकों, कलाकारों, वो लेखक ही क्यों, कलाकार हों, जैसे M.F. हुसैन जैसे कलाकार, जैसे सलमान रुश्दी को जलावतन होना पड़ा, एकांत वास करना पड़ा, छिप के रहना पड़ा। M.F. हुसैन को तो देश ही छोड़ देना पड़ा, भारत छोड़ देना पड़ा उनको, और उस पकी उम्र में भारत छोड़ना पड़ा, जो भारत उनका सबसे प्रिय था। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात होगी किसी भी देश के लिए, और ये अलग अलग तरह से होता है। जैसे, और यह ख्याल अयतुल्लाह खुमैनी ने, आपने कहा कि इस बात के 3 दशक से ज्यादा हो गए, उससे भी ज्यादा, हम लोग छात्र थे उस वक्त, मुझको याद है जब यह फतवा जारी हुआ था। मुझे यह भी याद है कि उस फतवा के जारी होने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रो वाइस चांसलर और इतिहासकार मुशीरुल हसन ने जब यह कहा था कि भाई किसी भी किताब पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, भारत में सबसे पहले पाबंदी लगी थी सैटनिक वर्सेस पर, और उसके बाद मुशीरुल हसन पर हमला हो गया था जामिया मिलिया इस्लामिया, और हम लोगों ने पटना में उसके विरुद्ध, यानी सैटनिक वर्सेस पर जो प्रतिबंध लगा है उसके विरुद्ध, और मुशीरुल हसन पर जो आक्रमण हुआ था उसके विरुद्ध हमने जुलूस निकाला, पर्चे बांटे। अभी तक मुझको याद है, मैं साझा करना चाहता हूँ कि जुमे के रोज, जुमे की नमाज के बाद सब्जी बाग के करीब रिक्शे पर माइक लेकर
हम लोगों ने जो जुमे की नमाज से निकले थे उनके बीच हमने सभा की, जिसको कुछ लोगों ने कहा कि आपने बहुत खतरनाक काम किया, लेकिन हमने सभा की। इप्टा के लोग थे, प्रोग्रेसिव राइटर्स, प्रगतिशील लेखक संघ, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लोग थे। हमने सभा की और इस प्रतिबंध का विरोध किया और मुशीर पर हमले का विरोध किया। तो यह सोच लेना कि यह चीज जिस क्षण में एक घृणा फैलाई जाती है वो वहीं तक रहेगी, वो वहीं तक नहीं रहती है। वह हवा में, वातावरण में तैरती रहती है और उस घृणा को स्वीकार करने वाला और उस पर काम करने वाला कभी भी फिर पैदा हो सकता है। इसलिए वो खतरनाक है, इसलिए उसको पैदा होने के समय ही रोकना बहुत आवश्यक है, या उसके विरुद्ध लगातार चर्चा होना बहुत आवश्यक है। तो यह जो नौजवान था, जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था जिस वक्त किताब लिखी गई, उसने संभवतः किताब पढ़ी भी ना होगी, लेकिन जाहिर है वो इस भावना से ग्रस्त है कि वो इस्लाम का रक्षक है, वो इस भावना से ग्रस्त है कि वो पैगंबर साहब की इज्जत का रक्षक है, और इसलिए उसका धर्म है कि वह सलमान रुश्दी को खत्म कर दे, और उसने वह किया। इसके लिए अयतुल्ला ख़ुमैनी दोषी हैं, जो अब नहीं हैं, और वे सारे लोग दोषी हैं जिन्होंने इस फतवे का समर्थन किया। जी, कहा जाता है कि द सैटनिक वर्सेस, मैंने तो पढ़ी नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो इस्लाम को या पैगंबर साहब को उनके खिलाफ कुछ कहता हो। केवल टाइटल जो है किताब का, उसी को पढ़ के लोग भड़क गए, शैतान की आयतें, इस तरह के। मुझे पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि प्रश्न ये बिल्कुल नहीं है। जैसा मैंने कहा कि अंग्रेजी में जो शब्द है मैन्युफैक्चर करना, तो आप दरअसल एक आहत भावना मैन्युफैक्चर करते हैं, आप अपने लोगों को बतलाते हैं। और चूंकि आप अपने लोगों के बीच आधिकारिक व्यक्ति हैं, जैसे अयतुल्ला ख़ुमैनी आधिकारिक प्रवक्ता हैं, धर्मगुरु। अब अयतुल्ला ख़ुमैनी ने जब कह दिया तो उस उपन्यास को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक अयतुल्ला ख़ुमैनी ने कह दिया, तो फिर जो लाखों लाख मुसलमान हैं या करोड़ों मुसलमान हैं, भावना तो एक चीज है ना, आप एक तस्वीर देखते हैं, उससे आपके मन में कुछ होता है, लेकिन आपने वह तस्वीर देखी नहीं। आपको आपके आधिकारिक व्यक्ति ने, जिसको आपने सौंप दी है अपनी तरफ से फैसला लेने का अधिकार, उसने आपको कहा कि आपकी भावनाएं आहत होंगी। एक तो यह बात है। दूसरा कि उपन्यास पढ़ना एक अलग कला है, हर कोई उपन्यास का पाठक नहीं होता। तो इसलिए जो उपन्यास का पाठक होने की काबिलियत नहीं रखता, उसे उपन्यास पे राय भी नहीं देनी चाहिए। उपन्यास में इस्लाम किस तरह आ रहा है, आयत शब्द किस तरह आ रही है ना, और जो सैटनिक वर्सेस को पढ़ेगा उसे बहुत स्पष्ट मालूम है। और बाद में खुद सलमान रश्दी ने स्पष्ट किया कि उनका कोई इरादा दूर दूर तक यह नहीं था, उनके दिमाग में भी, यानी वो स्वयं आहत नहीं करना चाहते। यह सिद्धांत है कि मैं आहत कर सकता हूं, लेकिन जब मैं करना भी नहीं चाहता हूं, मैं पूरा दृश्य सपने के भीतर एक सपना में देख रहा हूं, जिसमें एक दृश्य आ रहा है जिसको आप कह रहे हैं कि उससे आपकी भावना आहत हो गई, तो आप लेखक का इरादा भी नहीं देखना चाहते, और आपको उपन्यास पढ़ने की लियाकत भी नहीं है, काबिलियत भी नहीं है, आप उपन्यास के पाठक नहीं हैं। तो जैसे मैं किस चीज पर टिप्पणी करूं, उसके लिए मेरे पास अधिकार होना चाहिए उसका। मैं उपन्यास पढ़ना नहीं जानता हूं, मैं उपन्यास के कला से परिचित नहीं हूं, फिर भी मैं टिप्पणी करता हूं। और यह तो अनेक उपन्यासों के साथ हुआ है, अनेक कृतियों के साथ हुआ है जिसमें लोग आहत हुए हैं। जैसे अगर हम लोग पिछले हफ्ते प्रेमचंद की बात कर रहे थे, प्रेमचंद ने तो बहुत स्पष्ट रूप से मोटेराम शास्त्री नाम के एक पात्र का सृजन किया था, जिससे उन पर एक ब्राह्मण ने मुकदमा कर दिया। तो ऐसे फिल्में आप जानते हैं, ऐसे और सारे उपन्यास और कहानियां आप जानते हैं। और हत्याएं हमारे यहाँ भी हुई हैं, दाभोलकर, पानेसर, कलबुर्गी। भले ही सलमान रुश्दी जैसी विश्व स्तर पर उनकी ख्याति ना मिली हो,
लेकिन ये हत्याएं इन्हीं वजहों से यहाँ भी होती रही। हाँ, और क्यों हुई हैं? आप कलबुर्गी को देख लें तो कलबुर्गी अपनी भाषा के साहित्य के मर्मज्ञ हैं, कन्नड़ भाषा के वे विद्वान हैं, वहाँ की लोक गाथा के विद्वान हैं। उन्होंने जो व्याख्या की, उस व्याख्या के कारण या वो जो तार्किकता अपने पाठकों में चाहते थे, उसके कारण उनकी हत्या हिंदुत्ववादी संगठनों ने की, एक संगठन ने की। और तार्किकता के प्रचार के ही चलते पानसारे साहब की हत्या हुई, दाभोलकर की हत्या हुई, गौरी लंकेश की हत्या हुई। तो यह बीमारी सिर्फ एक धर्म के अंदर है ऐसा नहीं है। अगर हम लोग ये सोचें कि यह अतार्किकता सिर्फ इस्लाम मानने वालों के भीतर है, अभी हालांकि हमें इसे ध्यान हटाना नहीं चाहिए और हमें यह कहना चाहिए कि जो इस्लाम को मानते हैं उन्हें यह मानकर चलना होगा कि वे एक बड़े वातावरण में रहते हैं, एक बड़े पर्यावरण में रहते हैं, और यह बड़ा पर्यावरण उन लोगों का है जो उस इस्लाम को उस तरह नहीं मानते जैसे वे मानते हैं, वे नहीं देखते उस तरह, और वे बहुत किस्म से की बातें करेंगे। तो उन बातों से कैसे निपटना है, उनके साथ रिश्ता कैसे बनाना है, उनका जवाब कैसे देना है या नहीं देना है, यह सीखना होगा। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि मैं जिस तरह जिंदगी को देखता हूं पूरी दुनिया उस तरह जिंदगी को देखे, मैं पैगंबर साहब को जैसे देखता हूं पूरी दुनिया, ये बहुत अच्छी बात होगी कि वैसे देखे, लेकिन ऐसे लोग आपके चारों तरफ हमेशा होंगे जो वैसे नहीं देखेंगे। कोई एक कार्टून बना देगा, कोई और कुछ कर देगा, तो और कोई वाकई बदतमीज होगा। हो सकता है सलमान रुश्दी पर यह बात लागू नहीं होती है, लेखकों कलाकारों पर नहीं लागू होती, लेकिन कोई जानबूझकर ऐसा कर सकता है जैसे भारत में किया गया, या जैसे असंवेदनशील तरीके से दूसरी जगह किया जाता है। तो क्या आप उसके चलते एक हत्या की संस्कृति को प्रोत्साहित करेंगे? आप क्या उसका जवाब हिंसा से देंगे? फिर इस्लाम एक बेहतर धर्म कैसे है जिसकी बात आप करते हैं? तो यह प्रश्न है जिस पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि यह इस मुगालते में हमें नहीं रहना चाहिए, और इसका फायदा उठाकर बहुत सारे लोग भारत में अब फिर अपने घृणा प्रचार को उचित ठहरा रहे हैं। यानी भारत में जो पिछले 5-6 साल में देखा गया है कि कुरान को गाली देती हुई सभाएं की जा रही हैं, मोहम्मद साहब को दिन रात अपशब्द कहे जा रहे हैं या गालियां दी जा रही हैं सोशल मीडिया पर, बाकी जगह, उसको लोग उचित ठहरा रहे हैं और वो खुद को सलमान रुश्दी के बराबर रख रहे हैं। जो एक उपन्यास पढ़ नहीं सकता वो खुद को सलमान रुश्दी के बराबर रख के कह रहा है कि देखो देखो मेरे साथ भी हो। उनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन वे सलमान रुश्दी के पासंग बराबर नहीं, कहीं भी नहीं बैठते हैं। तो यह आपने 4 नाम लिए, लेकिन हम यह बात जानते हैं कि आप भारतवर्ष में बहुत सी बातें नहीं कह सकते। बिल्लेसुर बकरिया जैसा उपन्यास नहीं लिखा जा सकता है। परसों हम एक जगह थे, एक चर्चा हो रही थी, जैनेन्द्र कुमार ने एक लेख में लिखा है कि वंदे मातरम गाने से ही क्या देशभक्ति हो जाती है। तो क्या आप जैनेन्द्र कुमार वह लेख लिखकर उन पर मुकदमा नहीं होगा, उन पर हमला नहीं होगा? क्या ऐसा क्या? या खट्टर काका लिखने वाले जो हमारे हरिमोहन झा थे, क्या हरिमोहन झा आप स्वतंत्रता पूर्वक लिख पाएंगे? ये सारे प्रश्न हैं जो हम लोगों को अपने आप से करने चाहिए। इस हत्या का ये जो प्रयास था जिसमें सलमान रुश्दी, अभी उनकी आपने शुरू में ही बतलाया कि वे खतरे से बाहर हो गए हैं, वे बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें नहीं मालूम है, जो शुरू में कहा गया था कि शायद उनकी एक आंख बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई है, उस पर घातक असर पड़ा है। तो अभी क्या स्थिति है उनकी? बिल्कुल हम सब मानेंगे कि वो स्वस्थ हों, लेकिन इसका लाभ उठाकर अपने घृणा प्रचार को उचित नहीं ठहराना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वानंद जी। सलमान रुश्दी पर हुए हमले के बाद जो प्रश्न उठ रहे हैं, जो चिंताएं पैदा हुई हैं, उस पर अपने विचार रखने के लिए कभी हम सलमान रुश्दी के साहित्य पर भी इसी तरह से विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल
इजाजत दीजिए। इस बात पे हमें खत्म करना चाहिए कि उपन्यास लिखने के अधिकार की रक्षा की जानी जरूरी है, और वह सारी धार्मिक सत्ताओं, हर प्रकार की सत्ता से उस अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। उपन्यास लिखने और उपन्यास पढ़ने के अधिकार की रक्षा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम पूरी तरह से आज़ाद हैं, और अगर हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं हैं तो वो कौन सी गुलामियां हैं जिनसे हमें आज़ादी पानी है। वरिष्ठ कवि और जाने माने संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी ने इन गुलामियों की एक फहरिस्त तैयार की है जिनसे हमें और हमारे समाज को मुक्ति पाने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं उनका स्तंभ, दूसरी आवाज़। नमस्कार। दूसरी आवाज में आज भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने की पूर्व संध्या पर ये उचित ही होगा कि हम मुक्ति पर विचार करें। आज हमको किन चीजों से मुक्ति चाहिए? सबसे पहले तो घृणा, भेदभाव, अन्याय से मुक्ति चाहिए। ये तीनों ही लगातार बहुत फैल रहे हैं नई टेक्नोलॉजी का बेजा इस्तेमाल करते हुए। हमको हिंसा, हत्या, बलात्कार की जो बुलडोजी मानसिकता छा रही है देश में, उससे भी मुक्ति चाहिए। हमें लगातार बोले जा रहे राजनेताओं और अन्य लोगों द्वारा झूठों से मुक्ति चाहिए और जुमलेबाजी से भी मुक्ति चाहिए। हमको बढ़ती बेरोजगारी से और इसलिए युवकों के अंधकारमय होते भविष्य से भी मुक्ति चाहिए। कुछ अमीरों के खाते में लगातार रुपए बढ़ रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में विषमता फैल रही है, गरीबी फैल रही है। हमको विषमता और गरीबी से भी मुक्ति चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं की जो स्वामी भक्ति है, उत्पन्न है, कुछ रीढ़ की हड्डी हो, कुछ अपने संवैधानिक लक्ष्यों के प्रति कुछ आसक्ति हो। जो विस्मृति फैल रही है उससे हमें मुक्ति चाहिए। यानी जो हुआ है उसे भूलने और जो कभी नहीं हुआ उसे याद करने के दुष्चक्र से मुक्ति चाहिए। हमें गैर मुद्दों और सत्ता भक्ति पर एकाग्र मीडिया से भी मुक्ति चाहिए। ये जो भूमिका मीडिया ने, इसके बड़े हिस्से ने अपनाई है और जो मीडिया के बुनियादी लोकतांत्रिक धर्म के सर्वथा विरुद्ध है, ऐसे मीडिया से और उसकी गैर मुद्दों पर एकाग्रता से और उसकी स्वामी भक्ति से, उसके पालतूपन से हमें मुक्ति चाहिए। आजकल हर दिन नागरिक स्वतंत्रता, नागरिक समता और नागरिक न्याय में तरह तरह से कटौतियां हो रही हैं। हमें कटौतियों की इस लगभग सुनियोजित अभियान से मुक्ति चाहिए। हमारा समय ऐसा है जिसमें
प्रश्न पूछने को अपराध की कोटि में डाल दिया गया है। लोकतंत्र का मूल स्वभाव प्रश्नवाचकता है। नागरिक प्रश्न पूछ सकता है। तो ये जो प्रश्नवाचकता पर अंकुश है और उसका जो अपराधीकरण है, उससे हमें मुक्ति चाहिए। खुलेआम विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है और कोई कुछ नहीं कर सकता। न न्यायिक संस्थाएं कुछ कर सकती हैं, न संवैधानिक संस्थाएं कुछ कर सकती हैं। जनप्रतिनिधियों की इस खुलेआम सर्वथा अनैतिक खरीद फरोख्त से हमें मुक्ति चाहिए। हमारे धर्म पता नहीं किस तर्क से, पता नहीं किस दबाव में लगातार कट्टर असहिष्णु हो गए हैं। हमें इस कट्टरता से और इस कट्टरता से फैल रही सांप्रदायिकता से और धर्मांधता से और इन धर्मों के स्वयं अपने अध्यात्म के साथ विश्वासघात करने की प्रवृत्ति से मुक्ति चाहिए। आप कहेंगे कि एक लेखक के नाते इन सब मुक्तियों का मेरे लिए क्या अर्थ है। मैं लेखक तो हूं, पर उसके पहले नागरिक हूं, उसके पहले भारतीय हूं। और मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर एक भारतीय, एक नागरिक और एक लेखक, तीनों रूपों में मुझे मुक्ति चाहिए। और मैंने जो सूची अभी पेश की है, उसमें और कई मुद्दे जोड़े जा सकते हैं जहां हमें मुक्ति चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि मुक्ति का पहले भारतीय परंपरा में जो सोच विचार था वो निजी मुक्ति का था, चाहे वो मोक्ष हो चाहे निर्वाण हो। मोक्ष और निर्वाण की निजी धारणाओं को महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता की से प्राप्त सामूहिक मुक्ति में बदला। हम उसी सामूहिक मुक्ति की मांग फिर से दोहरा रहे हैं। रुपया गिर रहा है, लगातार छोटा और बौना होता जा रहा है। उसके इलाज के तमाम उपाय फेल हो गए हैं। ऐसे में जब बीमारू रुपए को डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के पास लाया गया तो उन्होंने क्या देखा और उसके इलाज के लिए क्या सुझाया, आइए देखते हैं उनके स्तंभ ना काहू से बैर में। मेरी रचना का शीर्षक है रुपया बौना है कि वे। देखिए, रुपये का भाव गिरता जा रहा है डॉलर के कीमत तुलना में, और लोग हल्ला कर रहे हैं कि रुपया बौना हो रहा है। बस उसको लेके एक रचना बनाई है मैंने। यह मेरे डॉक्टर कैरियर का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था, केस था, बड़ा अजीब सा। एक बहुत छोटे से कद का मरीज लाए थे, कह रहे थे सर ये ना मालूम क्या बीमारी होगी, इसका कद हर दिन छोटा होता जा रहा है, क्या हो गया सर। ये देखिए सर, देखने में तो बड़ा गोल मटोल लगता है, पर ये दिनों दिन पतला और दुबला होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। कई डॉक्टरों का इलाज चलाया था हमने। रिजर्व बैंक की जो इमारत में सरकार की जो मशहूर क्लिनिक है ना सर, वहाँ के डॉक्टरों ने सालों से देखा है। इसे 50 टॉनिक दिए हैं, ये सारे टॉनिक हजम कर जाता है, पर रहता वैसे का वैसा है। रोज़ इसकी तबीयत और ढीली हो जाती है, सेहत पतली हो रही है। हर दिन इसकी चाल इतनी सुस्त और शक्ल ऐसी पस्त दिखती है कि घर और मार्केट में सब इस पर हंसते हैं। तो यार, जब सेहत इतनी नाजुक है तो इसमें मार्केट में निकालते ही क्यों? मैंने कहा मार्केट तो अब हमारी मजबूरी है सर। यूँ समझिए कि हमने तो मार्केट में ही अपना घर बना लिया है, घर में ही दुकान डाल ली है। मरीज जितना अजीब था, ये घर वाले उससे भी अनोखे थे। बीमारी समझने के लिए मैंने उनसे पूछा कि ज़रा बताएं, विस्तार से बताएं कि हो क्या रहा है। सर ये देखिए, पैदा तो बहुत ठीक ठाक हुआ था, ये आज़ादी के दिन ही पैदा हुआ था, ठीक ठाक वजन का था, बड़ी उम्मीदें थी हमको इससे, पर बाद में ये उस तरह बढ़ा नहीं।
खाता ये खूब था, सबका खाना अकेले खा जाता, ये बाहर तक का खा जाता, दुनिया भर से उधार ले लेके इसे खिलाया, इसका पेट भरा, सोचते रहे खाएगा तो बढ़ेगा, बढ़ा भी, पर कभी इसे दस्त लग जाते, कभी उल्टी, कमज़ोर था, हम इसे सुरक्षा के वातावरण में पालते रहे। इसने बड़ी देर से तो चलना शुरू किया, हर दम किसी न किसी गोदी में चढ़ा रहता, सारी दुनिया से उम्मीद करता कि वैसे गोदी में लेंगे, चलता तो लड़खड़ा के चलता। तब किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया तुमने? मैंने पूछा। नहीं सर, हमने तब भी इसका बड़ा इलाज कराया, देसी इलाज कराया खूब, गांधी भंडार की जड़ी बूटी और समाजवादी दवाखाने की होम्योपैथी करी, खूब करी, फिर रूसी काढ़े से लगाकर अमेरिका की चमकीली पन्नी वाली मीठी गोलियां भी इसे खूब दी, समाजवादी पुलटिस बांधी, गांधीवादी चूरन भसका इसने, 4-5 साल, हर 5-5 साल तक इसकी पंचवर्षीय सिकाई करी, सब किया। पर फिर किसी ने बताया हमको कि पश्चिम दिशा में एक पूंजीवादी क्लिनिक चलती है सर, वहाँ ले जाओ इसे, खर्चा जरूर ज़्यादा पड़ता है पर इलाज बड़ा शर्तिया करते हैं वो लोग। हम वहाँ ले गए, पुरखों की ज़मीन बेच दी हमने सर, इसके इलाज में तो हम लुट गए साहब। वे इसे बड़ी बड़ी सुइयाँ ठोकते रहे, पुट्ठे सूज गए इसके, उनसे सूजन की शिकायत की तो वो बोले ये तो सुधार के लक्षण है, क्योंकि ये इंजेक्शन सुधार के इंजेक्शन है। तो इसको अभी क्या हो गया, इतने दिन से बीमार है, आज अब मेरे पास क्यों लाए हो? सर इसका इलाज तो अभी भी उन्हीं डॉक्टरों का बताया हुआ चल रहा है, पर ये अचानक और तेज़ी से इसकी तबीयत बिगड़ रही, तो हमने सोचा कि आपको दिखा दें। रोज़ देखते हैं तो लगता है इसको कि इतना छोटा हो जाता है कि रात भर इसे किसी ने मान लो घिसा हो। आज सुबह तो हमने इसकी टांगें इतनी छोटी लगी कि इसे जूते पहना दो तो पैंट ही ना पहनना पड़े, तभी हम इसको लेकर भागे। यार मुफ्त का चंदन किसी को पकड़ा दो तो घिसता ही है, पता नहीं साहब उस क्लिनिक के डॉक्टरों ने जो जो काम सब किया, कुछ हो नहीं रहा। मैंने उसको बुलाया, मरीज़ शर्माया बैठा हुआ था, मैंने मरीज़ से पूछा, रुपए से पूछा, मैंने पूछा कि यार तू बौना तो लग नहीं रहा, तू छोटा क्यों लग रहा है? अब पहली बार वो मरीज बोला, सर मेरी पीठ पर ये भारी जो गठरी इनने लाद दी है डॉक्टर साहब, बस इनसे कहिए वो हटा दें, मैं बौना नहीं हुआ हूँ, मैं झुका हुआ हूँ, इस बोझ से झुका हुआ हूँ। उसके पीठ पर एक गठरी थी, दकियानुसी मानसिकता वाले से पाप की गठरी कहते हैं ना, और जिसे हम आप जानते हैं घोटालों, भ्रष्टाचार, सिस्टम की फेले और उस सब की गठरी वो लाद कर और घूम रहा है। तो हमने कहा कि हाँ ठीक बात है, मुझे भी लगा यार कद इसका अच्छा है। मैंने कहा देखिए ये गठरी उतार दीजिए, ये ठीक हो जाएगा, ये सीधा खड़ा हो सकता है। अगर ये भ्रष्टाचार की, ये घोटालों की, ये फिजूल खर्ची की गठरी आप हटा दें इसके ऊपर से, ये ठीक हो जाएगा। ये मरीज नहीं है, इसे तुम लोगों ने बीमार बना रखा है, ये सक्षम है, ये स्वस्थ है। जिस दिन सीधा खड़ा कर दोगे बौना भी नहीं रहेगा। वे मानने को तैयार नहीं हैं, वे इसका सीधा खड़ा होने नहीं देंगे, वे पीठ पर लदी गठरी को अनिवार्य बोझ मानते हैं। डॉक्टर साहब वो तो खैर हम कभी नहीं हटाएंगे, बोले वो। कुछ बौने लोग एक स्वस्थ शख्स को बौना बनाए दे रहे हैं, बताइए कि इलाज की ज़रूरत किसको है? ताना बाना में आज बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabaana@sathindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के एक और अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।